हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट फ्रायडियन अप्रोच के बारे में। तो ये पोस्ट फ्रायडियन अप्रोच जो है साइकोलॉजी में फ्रायडियन अप्रोच के बाद आया है, यानी कि साइको एनालिसिस थियरी के बाद आया है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये फ्रायड के बाद आई हुई थ्योरीज है, तो इसमें क्या कहते हैं कि बहुत सारे जो लोग थे वो फ्रायड के साथ में भी काम करने वाले लोग या उनके बाद में काम करने वाले लोग, ठीक है, उनके साथ में भी काम करने वाले लोग जो उनको साथ छोड़ करके अपना अलग से उन्होंने थियरी देना शुरू कर दिया, उन लोगों की बात है। ठीक है, तो इसलिए इस थियरी को कभी कभी क्या बोला जाता है, नियो एनालिटिक थियरी भी बोला जाता है। इस थियरी को क्या बोला जाता है, नियो एनालिटिक थियरी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान में रख देना है कि जो पोस्ट फ्रायडियन अप्रोच है, उन्होंने लेस इंपॉर्टेंट किस चीज को दिया, उन्होंने लेस इंपॉर्टेंट दिया सेक्सुअल एग्रेशन, हम सेक्सुअल एंड अग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ इट। जो इट की जो सेक्सुअल और एग्रेसिव टेंडेंसी थी उसको इन्होंने लेस इंपॉर्टेंस दिया, किसने, पोस्ट फ्रायडियन अप्रोच में। इस चीज को सबसे ज्यादा अप्रोच किसने दिया था, इन चीजों पे जो जो सेक्सुअल और एग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ इट हैं, इस पे किसको किसने जोर दिया था, ये फ्रायडियन अप्रोच ने जोर दिया। इसमें एक्सपेंशन ऑफ ईगो की कोई बात नहीं की गई है, इसमें एक्सपेंशन ऑफ ईगो की कोई बात नहीं की है, मतलब कम बात की गई पोस्ट ग्रेडियंट में। ठीक है, और इस पे जोर किस पे दिया गया था, इस पे जोर दिया गया ह्यूमन क्वालिटी, जैसे क्रिएटिविटी पे जोर दिया गया, कॉम्पिटेंस पे जोर दिया गया और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे जोर दिया गया। किस पे जोर दिया गया है, कॉम्पिटेंस पे जोर दिया गया, क्रिएटिविटी पे जोर दिया है और क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे जोर दिया गया। ठीक है, ध्यान रख लो जो बाय जो फ्रायडियन अप्रोच था, जो या जो साइको एनालिसिस है, वो हमेशा क्या कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल की बात करते थे, बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन में था। हाँ, जिनका इनका ज्यादातर क्या कहते हैं, जो फ्रायडियन अप्रोच था उसका ज्यादातर ओरिएंटेशन कैसा था, बायोलॉजिकल था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया कि ये सारी बातें हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए कार्ल युंग ने क्या बोला था। अब हम देखते हैं कि कार्ल युंग ने क्या बोला। ठीक है, तो कार्ल यूंग ने क्या बोला भाई, कार्ल यूंग ने कहा कि जो एनालिटिकल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कार्ल यूंग ने किसकी साइकोलॉजी का कौन सी साइकोलॉजी दी है, एनालिटिकल साइकोलॉजी दी है। कार्ल यूंग का एजम्पशन क्या था, कार्ल यूंग का एजम्पशन था कि भाई जो पर्सनैलिटी होती है उसमें बहुत सारे कंपीटिंग फोर्सेस होती है। क्या होती है, पर्सनैलिटी जो होती है उसमें बहुत सारी क्या होती है, कंपीटिंग फोर्सेस होती है, या बहुत सारे कंपीटिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं हमारे। हाँ, ठीक है, हमारे इंडिविजुअल में, यानी कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर में बहुत सारे कंपीटिंग फोर्सेस होते हैं या बहुत सारे कंपीटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। उनको क्या होना चाहिए, ये जो कंपीटिंग फोर्सेस होते हैं, इनको क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इनको क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यही यहाँ पे बात होती है। जो पर्सनैलिटी होती है उसमें बहुत सारे कंपीटिंग फोर्सेस होते हैं, बहुत सारे उसमें कंपीटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक ही इंडिविजुअल के अंदर उसको क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और इन्होंने दूसरी बात इसी में बोल रखी है कि ये जो कंपीटिंग फोर्सेस होते हैं कभी भी इंडिविजुअल और डिमांड्स ऑफ सोसाइटी के बीच में नहीं होती। कि इंडिविजुअल ये जो कंपटीशन होता है वो किसी किसके बीच में, इंडिविजुअल और डिमांड्स ऑफ सोसाइटी के बीच में नहीं होता। वो कह रहे हैं जो कंपोटिंग कंपीटिंग फोर्सेस होती है वो खुद के ही अंदर काम कर रही है, वो डिमांड और इंडिविजुअल के बीच, डिमांड्स ऑफ सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच नहीं है। दूसरा चीज इन्होंने बोला कि ये जो चीजें हैं वो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल और रियलिटी के बीच में भी कॉम्पिटिटिंग फोर्सेस नहीं है, इंडिविजुअल और रियलिटी के बीच में भी वो कॉम्पिटिंग फोर्सेस नहीं है, वो कॉम्पिटिंग फोर्सेस खुद के ही अंदर है। ये बात इन्होंने बताई, कार्ल यूंग ने बताई। ठीक है, कार्ल यूंग ने ये बताई। अच्छा, इनका क्लेम क्या था, इनका क्लेम क्या था कि भाई कि हमारे कह रहे हैं कि एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। कह रहे हैं कि देयर वाज अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंसिस्टिंग ऑफ आर्केटाइप्स होते हैं या आर्कीटाइप्स होते हैं, या जिसको हम बोलते हैं आर्कीटाइप को बोलते हैं प्राइमोडियल आर्कीटाइप का मतलब आज के टाइम की बात हो रही है, आज के टाइम की मतलब आज के समय की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है ये सब में, कह रहे हैं कि सबके अंदर क्या होता है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है। ओके, जिनकी बात करें जिसमें क्या होता है, बहुत सारे आर्किटाइप होते हैं। कह रहे हैं कि इस कलेक्टिव अनकॉन्शियस में कह रहे हैं कि आज के हिसाब से चीजें हैं। जैसे देखो अब क्या होता है कि
ये सब एग्जाम्पल है आर्किटाइप के। भगवान, या क्या कहते हैं कि मदर अर्थ। तुम्हें ये हर धर्म में लगभग हर जगह पे हर लोग भी मतलब भगवान और मदर अर्थ का बात आ ही जाता है, किसी की भी मिथ में, किसी भी ड्रीम में, किसी भी आर्ट्स में, मतलब हर जगह पे जितने भी इंसान होंगे सबके यहाँ, मतलब जितने टाइप के भी इंसान है जहां पर भी रहने वाले लोग हैं, सब किसकी बात करते हैं, मदर अर्थ की या गॉड की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कह रहे हैं कि एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, जो कि कहते हैं कि जिसमें बहुत सारे आर्किटाइप हैं। आर्किटाइप मतलब या प्रीमॉर्डियल इमेजेस। प्रीमॉर्डियल इमेजेस का मतलब होता है कि इसको आज के समय रहने दीजिए, इसमें प्रीमॉर्डियल इमेजेस का मतलब होता है कि जो लोगों के सामने अपने आप ही आ जाता है, मतलब कि आपको इसको मतलब कि किसी को बताओ या ना बताओ, मतलब उनके अंदर एक नेचुरली ही आ जा रहा है, मतलब इसको तो लोग इनहेरिट कर लेते हैं, यानी कि लोग इसको इनहेरिट कर लेते हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये हो गया। और इन्होंने बताया कि जो हमारा जो सेल्फ है, हमारा जो सेल्फ है वो हमेशा स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स मतलब होता है कि कहते हैं कि कोशिश करना, क्या करना, कोशिश करना होता है। कह रहे हैं कि जो हमारा जो सेल्फ होता है हमेशा यूनिटी, यूनिटी और वननेस के लिए कोशिश करता है। कह रहे हैं कि हमारा जो सेल्फ है, जो हमारा सेल्फ है वो यूनिटी और वननेस के लिए कोशिश करता है। तो हमारा जो सेल्फ है वो यूनिटी और वननेस के लिए कोशिश करता है। ये कौन बोल रहे हैं, कार्ल यूंग बोल रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने क्या बोली है कि अगर आपको यूनिटी और होलनेस अचीव करना है, अगर आपको यूनिटी और होलनेस अचीव करना है, तो एज अ पर्सन आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा अपने विजडम को क्या कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मस्ट बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ विजडम। अगर आपको, अगर आपको यूनिटी और होलनेस बनाना है या अचीव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा अपने बुद्धिमत्ता को लेकर के, विजडम को लेकर के आप अवेयर हो, अपने विजडम को लेकर के हमेशा अवेयर हो। और साथ में ही मतलब कि जो आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जो भी बातें आ रही है उसको लेकर के आपको पता हो, आप उसको लोगों के साथ में हार्मनी के साथ में रहना चाहिए। मस्ट लर्न टू लिव इन हार्मनी विद इट, यानी कि जो तुम्हारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस है उसके साथ हार्मनी में रहो। जो तुम्हारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जो बातें आ रही है उसके साथ में हार्मनी में रहते हो, तब आप यूनिटी में रह सकते हो, तब आप क्या कहते हैं होलनेस में रह सकते हो, तब आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट किसने बताया, ये कॉन्सेप्ट बताने वाले थे कार्ल यूंग। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कार्ल यूंग ने क्या बताया। कार्ल यूंग ने दिया है एनालिटिकल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट। इनका मानना था कि जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत सारे अपने ही अंदर कंपीटिंग फोर्सेस हैं, बहुत सारे अपने ही अंदर कंपीटिंग कंपीटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, उसी को बैलेंस करना है, पहला चीज इन्होंने बोला। इन्होंने बोला कि ये जो कंपीटिंग फोर्सेस है वो इंडिविजुअल और डिमांड ऑफ सोसाइटी के बीच में है, और क्या कहते हैं कंपीटिंग फोर्सेस है जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल और रियलिटी के बीच में है। दूसरा चीज इन्होंने बोला है कि जो भाई कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया है, तो पेपर में पूछा जा सकता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है कि कहते हैं कि कार्ल युंग के द्वारा दिया गया है। तो ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस जिसको आर्कटाइप या प्राइमोर्डियल इमोशंस बोलते हैं, जैसे गॉड और मदर अर्थ, ये चीजें इनहेरिट हो जाती हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि जो हमारा जो सेल्फ होता है वो हमेशा यूनिटी और वननेस की कोशिश करता रहता है। हमारा जो सेल्फ होता है वो हमेशा वो यूनिटी और वननेस की कोशिश करता है। यानी कि अगर हमें यूनिटी या होलनेस, अपने आप में ही होलनेस अचीव करना है, या अपने आप में ही क्या कहते हैं हमें यूनिटी अचीव करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें अपने विजडम को लेकर के या अपने कलेक्टिव अनकॉन्शियस को लेकर के क्या कहते हैं कि हमें अवेयर रहना होगा। बस इतनी सी बात इन्होंने बोला है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आ जाती हैं, सेकंड नंबर पे आ जाती हैं केरन हॉर्ने। ये भी आ गई, क्या कहते हैं कि इन्होंने भी क्या कहते हैं कि जस्ट उनकी जो भी फ्रायड ने बताया था उसकी उल्टी बातें कर दी। जो फ्रायड ने बताया था, तो फ्रायड ने ज्यादातर वुमेन के ऊपर काम ही नहीं किया था। फ्रायड ने ज्यादातर वुमेन के ऊपर काम, ज्यादातर क्या एक भी वुमेन के बारे में उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने सीधा सीधा मेन को उठाया, मेन की ही बातों को रखा था। ठीक है, तो ये कैरन हार ने, ये खुद एक भी वुमेन है। इन्होंने क्या कहते हैं कि इनका जो जोर था, इन्होंने किस पे एम्फेसिस किया, एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना। इनका जो था ह्यूमन ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जोर दिए। तो कैरन हार्ने ने किस पे जोर दिया था, केविन हार्ट ने किस पे जोर दिया था, ह्यूमन ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअल में इनका एक ऑप्टिमिज्म का कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी। ठीक है, तो इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया कि ह्यूमन ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इनका मानना था कि भाई कि ईच सेक्स
मतलब कि यहाँ पे लड़का हो या लड़की, ईच सेक्स हैज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें जो मतलब कि समझ लो कि एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि समझ लीजिए कि क्या कहते हैं कि कुछ मतलब कि प्रशंसा करने वाली चीज जो भी होगी, ठीक है। एट्रीब्यूट्स टू बी एडमायर्ड बाई अदर, कह रहे हैं कि हर सेक्स, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मतलब कोई भी हो, हर कोई भी जो भी हो, मतलब कि लाइक हर सेक्स के पास कुछ ना कुछ ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको क्या कहते हैं कि दूसरे के द्वारा तारीफ की जा सकती है। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन की तारीफ कर सकते हैं, यानी कि एक सेक्स के लोग दूसरे सेक्स के लोग की तारीफ कर सकते हैं। नीदर सेक्स कैन बी व्यूड सुपीरियर और इंफीरियर, ये कह रहे हैं ना तो किसी को कम समझना चाहिए ना किसी को ज्यादा, मतलब किसी भी पर्सन को, ठीक है। कि लड़का कम होते हैं या लड़कियां ज्यादा पीछे होती हैं या लड़के आगे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। किसी मतलब कि हर का अपनी अपनी वैल्यू है, लड़की की अपनी वैल्यू है, लड़की की अपनी वैल्यू है। तो ना तो कोई सुपीरियर है ना तो इंफीरियर है। जबकि क्या कहते हैं कि इसी के जस्ट उल्टा क्या कहते हैं कि उन्होंने सुपीरियर दिखा रखा था, उन्होंने मैन को सुपीरियर दिखा रखा था, हाँ, फ्रायड ने, ठीक है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि वुमेन आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई सोशल, ये कह रहे हैं कि सोशल और कल्चरल फैक्टर से वुमेन ज्यादा अफेक्ट होती है। ये कह रही हैं जो कैरन हॉर्नी कह रही हैं कि भाई जो सोशल और कल्चरल फैक्टर से जो विमेन है वो ज्यादा अफेक्ट हो रही है एज कंपेयर टू बायोलॉजिकल फैक्टर। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो वुमेन है वो हमारे समाज से या कल्चर से ज्यादा अफेक्ट हो रही है एज कंपेयर टू, अगर मान लो कि मतलब कि सीधे सीधे मतलब है कि अगर उनको डिप्रेशन आ रहा है ना, डिप्रेशन उनके शरीर में कमी की वजह से नहीं आ रहा है, डिप्रेशन जो आ रहा है उनको समाज में कमी से आ रहा है। उनके कहने का मतलब ये था कि समाज ने कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं, समाज ने कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जिसकी वजह से वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर वुमेन जो ज्यादा डिप्रेशन है, वुमेन को जो प्रॉब्लम हो रही है वो सोशल और कल्चरल फैक्टर से ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू बायोलॉजिकल फैक्टर। उसका इन्होंने आगे बताया भी, इन्होंने आगे समझाने की भी कोशिश किए हुए हैं। इन्होंने कहा भाई कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, किसी भी पर्सन के अंदर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो जो डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जब उनके चाइल्डहुड में ही, जब लोगों की चाइल्डहुड में ही जब उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या हो रहा है, इंटरनल पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो जा रहा है, तो उसकी वजह से लोगों के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ रहे हैं। अब जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इस वजह से आ रहे हैं, मतलब ये सोशल फैक्टर हुआ, ये बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं हुआ, ठीक है। अगर किसी के चाइल्डहुड के दौरान में ही क्या हुआ, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब हो रहा है, दिस मींस दे विल कॉज के कहते हैं देयर विल बी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, देयर विल बी अ चांस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर क्या कहते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं कि किसकी वजह से, जब चाइल्डहुड में ही प्रॉब्लम आ गई, चाइल्डहुड में ही उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, तब क्या होगा, वहां पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये सब बातें कैरन हॉर्ने ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कि कहते हैं कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारे अंदर तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। भाई बायोलॉजिकल फैक्टर कुछ नहीं है, बायोलॉजिकल फैक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी के डिप्रेशन के। डिप्रेशन का मेन कारण क्या कहते हैं कि अभी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अगला, पांचवा, कह रहे हैं कि जब पेरेंट्स का जो बिहेवियर है, तो पेरेंट्स का बिहेवियर उनके चाइल्ड के लिए क्या होता है, इनडिफरेंट होता है। इनडिफरेंट मतलब वो लोग, उनका जो पेरेंट जो है वो अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो उनको हमेशा डिस्करेज कर रहे हैं, अपने बच्चों को वो हमेशा डिस्करेज कर रहे हैं। तब क्या होगा, वो जो बच्चा है या बच्ची जो भी है, वो क्या फील करेंगे, वो इनसिक्योर फील करेंगे। मतलब सीधे सीधे कह रहे हैं कि बच्चों को अपने माता पिता से, पहली चीज तो अपने घर में कैसा इनसिक्योर फील करना, भाई लोग अपने माता पिता से ही इनसिक्योर फील करने लगे तब तो प्रॉब्लम है ना, तब तो लोगों को एंजाइटी होगी ही होगी। तो इन्होंने कहा कि लोगों के अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती जब बच्चे, जब पेरेंट का जो बिहेवियर अपने बच्चों के प्रति इनडिफरेंट हो जाता है, या वो उनका बिहेवियर डिस्करेजिंग हो जाता है, या उनका बिहेवियर एराटिक हो जाता है, तो बच्चे इनसिक्योर फील करते हैं और उनके अंदर बेसिक एंजाइटी आ जाती है। उनके अंदर क्या आ जाती है, बेसिक एंजाइटी आ जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भैया बेसिक एंजाइटी लोगों के अंदर किस लिए आ रहा है, बेसिक एंजाइटी बच्चों के अंदर किस लिए आ रहा है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनका इनडिफरेंट बिहेवियर, उनका डिस्करेजिंग बिहेवियर, उनका एरेटिक बिहेवियर है, इस वजह से बच्चों के अंदर एंजाइटी आ रही है। और यही एंजाइटी धीरे धीरे क्या करती है, यही एंजाइटी क्या होती है कि उनको और ज्यादा परेशान कर देती है। यानी कि यही एंजाइटी उनको, उनके प्रति जो डी प्रेजेंटमेंट और बेसिक हॉस्टिलिटी आ जाती है,
टूवर्ड्स दियर पेरेंट्स, मैं बता रहा हूँ वो अपने पेरेंट के प्रति रेजेंटमेंट मतलब होता है नाराजगी, उनका धीरे धीरे अपने पेरेंट्स के प्रति उनको उनका विश्वास उठ जाता है और वो अपने पेरेंट्स के प्रति शत्रुता की भावना रखने लगते हैं। ठीक है, वो लोग अपने पेरेंट्स के प्रति शत्रुता की भावना रखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस बेसिक एंजाइटी की वजह से भाई, तुमने उनके बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जब तुम अपने बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे तो बच्चे धीरे धीरे क्या करेंगे, आपसे डरने लगेंगे, आपसे क्या कहते हैं कि शत्रुता को निभाने लगेंगे इसकी वजह से। और इन्होंने ये बताया कि अगर आपको क्या कहते हैं कि अगर आपने सही से चीजों को नहीं रखा, बच्चों की फीलिंग को नहीं समझा, बच्चों को आइसोलेशन में रख दिया है, बच्चों को हेल्पलेस में रख दिया, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, उनका हेल्दी डेवलपमेंट होगा ही नहीं। ये बातें बताई थी कैरन हॉर्नी ने। अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, जो ये नियो साइकोलॉजिस्ट है या नियो क्या कहते हैं कि एनालिसिस्ट है, इनका नाम है अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर ने किसकी बात की है? लाइफ स्टाइल और सोशल इंटरेस्ट की बात की। अल्फ्रेड एडलर ने किसकी बात की? लाइफ स्टाइल और सोशल इंटरेस्ट की। अच्छा, इनकी थ्योरी को बोला जाता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इनकी थ्योरी को अल्फ्रेड एडलर, पता पेपर में पूछा जा सकता है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो अल्फ्रेड एडलर ने दिया था। इंडिविजुअल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड एडलर ने दिया था। अब इन लोगों ने एजम्पशन क्या लिए थे? इनका एजम्पशन ये था, इनका एजम्पशन ये था कि भाई जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, वो गोल डायरेक्टेड और पर्पसफुल है। इनका एजम्पशन था, अल्फ्रेड एडलर का एजम्पशन था, जिन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी दिया है, उनका एजम्पशन था कि भाई जो ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या होता है, गोल डायरेक्टेड और पर्पसफुल होता है। इतना बात बताया। दूसरी बात इन्होंने बताया कि हम सब के अंदर, ईच वन ऑफ अस, मतलब हम सब के अंदर कैपेसिटी है टू चूज एंड टू क्रिएट। कह रहे कि हमारे अंदर किसी भी चीज को बनाने की कैपेसिटी है, हमारे अंदर किसी भी चीज को चुनने की कैपेसिटी है। चूज का मतलब क्या होता है? चुनने की कैपेसिटी। ठीक है। फिर अगला इन्होंने बताया कि हमारे, चौथा पॉइंट, हमारे गोल्स, हमारे जो पर्सनल गोल्स हैं, हमारे जो पर्सनल गोल्स हैं, ये हमारे सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन है। तो पेपर में पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एडलर, हमारे जो मोटिवेशन के लिए क्या सोर्सेस है, तो हमारे जो पर्सनल गोल्स है वही हमारे सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन, जो हमारे पर्सनल गोल्स है वही सर्फेस ऑफ मोटिवेशन है, तो सॉरी, हमारे जो पर्सनल गोल वही सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन। अगला इन्होंने एक पॉइंट बोला, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को कॉन्सेप्ट दे दिया। तो अल्फ्रेड एडलर ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कह रहे सभी इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब वो अपने आप को हमेशा कम समझते रहते हैं। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब लोग जब अपने आप को अपने से कम समझने लगे कि मतलब कि भाई मैं तो हमेशा कम ही हूँ, मुझे तो आता न जाता है, लेकिन मैं चलता चाहता है, ऐसा कुछ बातें भाई, सबको कुछ ना कुछ आता है, सबके अपने अपने, तो इसी इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलना है, ये बात इन्होंने बताया है। ठीक है। इन कह रहे एवरी इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम द फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, इनएडिक्वेसी एंड गिल्ट से लोग भरे हुए होते हैं। तो वो अच्छा कह रहे हैं कि ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है ये कब से आता है? ये बच्चों से ही आ जाता है, चाइल्डहुड से ही आ जाता है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कब से आ जाता है किसी के अंदर? बच्चे से ही आ जाता है, जब छोटे छोटे रहते हैं तभी हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इन्होंने कहा कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को, मतलब कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहते हैं कि ओवरकम कर लेते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी। कह रहे हैं कि अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है तो आपको इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को हटाना ही होगा। फिर अगले जो आ जाते हैं, अगले जो साइकोलॉजिस्ट है उनका नाम है एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम ने बताया था कि भाई ये ह्यूमन कॉन्सेप्ट को लेकर के बात की है। इन्होंने देखो, जैसा कि मैंने बताया था, फ्रायड ने बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन लिया था, इन्होंने सोशियल ओरिएंटेशन लिया है। इन्होंने कहा कि भैया जो जो किसी के अंदर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो समाज की वजह से होती है। ये कह रहे हैं समाज की वजह से, समाज की, तो इन्होंने सोशल ओरिएंटेशन, इनकी जो थ्योरी हुई है वो कहाँ से शुरू हुई है? समाज को लेकर के है। ठीक है। तो इन्होंने कहा जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, वो क्या कहते हैं कि समाज की प्राणी है। वो क्या है? सामाजिक प्राणी है। वो सोशियल बीइंग है। कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है? सोशल बीइंग है। ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर ह्यूमन बीइंग को समझना है तो उनका रिलेशनशिप समझो दूसरों के साथ में कैसा है। वो कह रहे हैं कि अगर इंसानों को समझना है तो उनका रिलेशनशिप समझो कि दूसरों के साथ में कैसा है। ये बात उन्होंने बोली। उन्होंने क्या बोला कि अगर इंसान को समझना है, ह्यूमन बीइंग्स कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद अदर्स, उनका कैसे दूसरों के साथ में कैसा रिलेशन है, इससे तुम इंसान को समझ सकते हैं। और इन्होंने एक और बात बोली थी, जो ग्रोथ है और जो रियलाइजेशन,
ग्रोथ एंड रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, ये दो चीजें, ग्रोथ एंड रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, ये दो चीजें कह रहे हैं कि ये किससे आती है, किससे आती है, हमारे डिजायर से, कि हम फ्रीडम के लिए कितना, हाँ, तत्पर है, हम फ्रीडम के लिए कितना काम कर रहे हैं, हम कितना सच्चाई और जस्टिस, न्याय और सच्चाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। इससे हमारा क्या कहते हैं कि ग्रोथ आएगा, इससे हमारा, कह रहे हैं कि भाई जो ग्रोथ हमारा होगा, या जो हमारा जो क्या कहते हैं कि रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, हम अपने पोटेंशियल को कब पहचान सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, हम अपने ग्रोथ को कब रियलाइज कर सकते हैं, जो कितना हमारा डिजायर है किसके लिए, फ्रीडम के लिए, फ्रीडम के लिए, और दूसरा चीज कितना हम स्ट्राइव करें, स्ट्राइव मतलब संघर्ष करना, ट्राई करना, ये कोशिश करना, हम कितना सच्चाई और ये कहते हैं कि न्याय के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस बात से डिपेंड करता है हमारा ग्रोथ और ये हमारा पोटेंशियल। ठीक है, हमारा ग्रोथ और पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड कर रहा है, हमारे डिजायर ऑफ फ्रीडम की, या डिजायर फॉर फ्रीडम की, या क्या कहते हैं कि हमारे जस्टिस और ट्रुथ के लिए जो डिमांड है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो वही हमारी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी को ही हमने यहाँ पे कैरेक्टर ट्रेट किया, जो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो हमारे एक्सपीरियंस से होती है, हमारा जो एक्सपीरियंस दूसरों के साथ में होता है उससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इन्होंने बताया है भाई, एरिक फ्रॉम ने बताया कि भाई कि जो हमारी जो पर्सनैलिटी है या जो हमारे कैरेक्टर ट्रेट होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, वो डेवलप होते हैं दूसरे इंडिविजुअल के साथ में मिलने से, जो भी एक्सपीरियंस होता है उससे। ठीक है, अगला पॉइंट है भाई, पीपल्स डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट्स इन अ गिवन सोसाइटी वर्क एज फोर्सेस, ये कह रहे हैं भैया कि जो लोगों के जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं ना, वही सोसाइटी को क्या कहते हैं कि वही सोसाइटी को सेव करते हैं, वही सोसाइटी के प्रोसेस को सेव करते हैं। ठीक है, और वही आगे चल करके कल्चर भी बन जाता है। ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटी का जो क्या कहते हैं कि, ये फिर से मैं बता रहा हूँ पांचों पॉइंट, कि जो लोगों के जो डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट्स होंगे, जो भी डोमिनेंट पर्सनैलिटी, कैरेक्टर ट्रेट का मतलब वही मैंने बताया पर्सनैलिटी, डोमिनेंट ट्रेट जो होंगे, जो डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट्स होंगे किसी भी सोसाइटी में, वही क्या होते हैं कि वही क्या होते हैं, सोसाइटी को सेव करते हैं, जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं वही सोसाइटी को सेव करते हैं, वही उनके धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कल्चर बन जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक्चुअल में हिज वर्क रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज इन पर्सनैलिटी, इन्होंने कहा भैया कि जो पॉजिटिव क्वालिटीज है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सहायता करती है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सहायता करती है। ठीक है, फिर एक लास्ट बच जाता है एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने कॉन्सेप्ट दिया सर्च फॉर आइडेंटिटी, सर्च फॉर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, एरिक एरिक्सन। अच्छा, इनका जो थियरी था, इनकी थियरी किसके ऊपर जोर डाल रही है, जोर डाल रही है लेस स्ट्रेस का मतलब होता है जोर डालना, इस पे कि भाई जो रेशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस, ये कह रहे हैं कि हम उन्हीं की बात करें जो रेशनल और कॉन्शियस ईगो प्रोसेस है, हम उनकी बात करें। कह रहे हैं कि भाई कि हमारा जो क्या कहते हैं कि, कह रहे हैं कि एरिक एरिक्सन साहब कह रहे हैं कि भाई कि जो रेशनल और कॉन्शियस ईगो प्रोसेस है वही हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है, कह रहे रेशनल और कॉन्शियस ईगो प्रोसेस है वही हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अगला बात आ गया कि जो डेवलपमेंट इन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो क्या कहते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक दिन का नहीं है, दो दिन का नहीं है, कह रहे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और कह रहे हैं यहाँ पे जो ईगो आइडेंटिटी है ना, वो उसका सेंट्रल प्रोसेस है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सेंट्रल प्रोसेस क्या है, वो ईगो आइडेंटिटी है। ठीक है, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, इन्होंने एक आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट दिया। आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया, कि ये ज्यादातर आइडेंटिटी क्राइसिस किसमें होता है, एडोलसेंट एज में होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं, मतलब कि एडोलसेंट एज जब 17 18 या 16 17 या 12 13 में होते हैं, तब उनको ये होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि इन्होंने इन सब चीजों पे बात की कि आइडेंटिटी क्राइसिस को कॉन्सेप्ट दिया, सीधा सीधा बस अच्छा, और इन्होंने एक चीज ये भी बोला है कि लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना एक सेंट्रल पर्सपेक्टिव डिजाइन करना पड़ेगा या जनरेट करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि लोगों को, पीपल मस्ट गिव, इवन यंग पीपल मस्ट जनरेट फॉर देमसेल्व्स अ सेंट्रल पर्सपेक्टिव। इन्होंने कहा कि अपना एक सेंट्रल पर्सपेक्टिव बनाओ, और अपने आपको सेंट्रल पर्सपेक्टिव बनाओ और एक डायरेक्शन बनाओ, और और ऐसा सेंट्रल पर्सपेक्टिव या डायरेक्शन बनाओ जो तुम्हें मीनिंग फिल सेंस दे सके, यूनिटी एंड पर्पज का मतलब जो तुम्हारे पर्पज को सही कर रहा हो, जो तुम्हें यूनिटी में ला रहे हो, ऐसा तुम अपना एक पर्सपेक्टिव बना लो और फिर उसी पे काम करना शुरू करो। देखो सीधे सीधे मैं फिर से बता देता चाहता हूँ
कि एरिक एरिक्सन ने क्या बताया। एरिक एरिक्सन ने बताया कि भाई ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। और कह रहे हैं इसमें ईगो आइडेंटिटी ही सेंट्रल होता है, ईगो आइडेंटिटी ही मेन है। इन्होंने कहा इस टाइम पे आइडेंटिटी क्राइसिस होती है बच्चों में। तो इन्होंने कहा कि फिर बच्चों को या यंग पीपल को क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, एक अपना सेंट्रल पर्सपेक्टिव बना लेना चाहिए या डायरेक्शन बना लेना चाहिए, जो उनको क्या कर सके, मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी दे सके कि अच्छा तुम एक हो गए और साथ में तुम्हारा कोई ना कोई पर्पज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नियोलिटिक अप्रोच, या जिसको हम बोलते हैं पोस्ट साइको, तो सॉरी पोस्ट फ्राइडियन, और क्या कहते हैं कि अप्रोच। ओके।